एक आदर्श प्रतिवेदन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आइए हम उनका थोड़ा देख लें। तो सबसे पहला है कि वह आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए। सामान्य पाठक जो है गहन अनुसंधान के प्रतिवेदनों को पढ़ने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य पाठक को इसकी ओर आकृष्ट करने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए विज्ञप्ति को विशेष आकर्षक बनाना अनिवार्य होता है। प्रतिवेदन को आकर्षक बनाने के लिए हम कुछ खास बातों का ध्यान हमको रखना होता है कि प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अच्छे कागज़ का इस्तेमाल करें, उसका जो लुक हो वो अच्छा हो, सुंदर हो, भव्य हो। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन की छपाई स्वस्थ होनी चाहिए, शब्दों के बीच में जो अंतर है वो अच्छे से बराबर होना चाहिए, उसमें त्रुटियाँ, टाइपिंग के एरर्स ये सब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक समझा जाए तो विज्ञप्ति को पुस्तकालय आकार में पुस्तक आकार में जिल्द करवा देना चाहिए, ताकि वो काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखाई दे एक पुस्तक के रूप में। तो इच्छा होती है कि हम उसे उठाएं और उसे पढ़ें, इसका लाभ लें। दूसरा, भाषा संबंधी विशेषता। भाषा संबंधी विशेषता इसकी का एक काफ़ी अनिवार्य इसका एक विशेषता है। भाषा के ही माध्यम से हम को ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले भाषा जो है वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि वो सबके भली भांति और अच्छे से समझ में आ सके। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ सामान्य रूप से स्पष्ट ना हो। इसके अतिरिक्त विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी शब्दों को परिभाषित भी कर देना चाहिए। और यदि प्रतिवेदन हिंदी में लिखा जा रहा है तो कुछ क्लिष्ट और तकनीकी शब्दों के साथ साथ उनके अंग्रेजी शब्द भी लिख देने चाहिए। जैसी भाषा हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं तो यथा यदि आवश्यक हो तो उन शब्दों को भी हम वहाँ पर स्थान दे दें। फिर पुनरावृत्ति से रहित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशंस उसमें नहीं होने चाहिए। तथ्यों की पुनरावृत्ति से व्यर्थ का विस्तार होता है और इससे काफ़ी बोझिल भी हो जाता है। इसके बाद है व्यवहारिकता पर अधिक बल। व्यवहारिकता जो है वो इसका सार है। व्यवहारिकता के अभाव में कोई भी प्रतिवेदन केवल पुस्तकालय की वस्तु बनकर रह जाता है। इसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, तभी उसमें उसकी सार्थकता है। काल्पनिकता से रहित। जिस प्रतिवेदन में काल्पनिक रूप से तथ्यों का वर्णन किया जाता है वह प्रतिवेदन अच्छा प्रतिवेदन नहीं होता। ध्यान रहे कि वैज्ञानिक जगत में कोरी कल्पनाओं के लिए कोई महत्व नहीं है। तो जो भी शोध है वह तथ्यों के ऊपर ही अधिक से अधिक आधारित होना चाहिए और कपोल कल्पना के लिए इसमें कम से कम स्थान होना चाहिए, बल्कि उससे रहित हो तो वो अधिक अच्छा माना जाएगा। छठवां है कमियों और उपस्थित कठिनाइयों का उल्लेख। शोध के समय क्या उसमें कठिनाइयाँ आई, क्या क्या उसमें कमियाँ रह गई, इसे भी ईमानदारी से इसका भी वर्णन कर देना चाहिए। और इससे सामान्य जो अध्ययन है उसके दौरान जो भी उसमें कठिनाई है उसका वर्णन करना अच्छा होता है। फिर अब इसमें प्रतिवेदन के समय कुछ समस्याएं भी उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। और एक कौन सी समस्या होती है, तो पहली समस्या है इसमें सही भाषा की समस्या। अब भाषा इसमें कैसे होनी चाहिए, इसकी भाषा सही और सरल भाषा होनी चाहिए जो विषय का सही प्रतिपादन कर सके। ऐसी भाषा में तकनीकी शब्दों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। जहाँ जहाँ तकनीकी शब्दों की आवश्यकता है तो उनका अवश्य आप प्रयोग करें, किंतु तकनीकी शब्दों का भरमार जो है वो उसको काफ़ी बोझिल और दुरूह बना देती है। अत्यधिक तकनीकी शब्दों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद है तकनीकी शब्दावली की कमी की समस्या। अब कई बार ये भी बात आती है कि कई विषयों में जो तकनीकी शब्दावली है उनमें काफ़ी कमी पाई जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह है तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि वो तकनीकी शब्दावलियों का अधिक से अधिक उसके बारे में हमें साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी उसकी कमी बनी हुई है। इसके बाद तीसरी है तटस्थता की समस्या। अब चूंकि ये जो शोध है वो सामाजिक शोध है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसके अपने सोच विचार होते हैं। शोधकर्ता की स्वयं की भी अपनी राय होती है, अपनी मानसिकता होती है, अपने मनोदशा विचार होते हैं समाज को लेकर और अपने धर्म समाज सभी प्रकार से, चाहे वो पुरुष या स्त्री है तो उसकी अपनी एक विचार धारा होती है।
तो कम से कम उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जो अध्ययन के क्षेत्र से अपने विचारों को अपनी मनोदशा को थोड़ा तटस्थ रख सके, लेकिन इसमें ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्वाग्रह के कारण प्रतिवेदन की वस्तु निष्ठता को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बस ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। कुछ संदिग्ध तथ्यों को प्रकट करने की समस्या। अनुसंधान के परिणाम स्वरूप कई ऐसी बातें सामने आती हैं, तथ्य आते हैं जो कि संदिग्ध होते हैं और जिनका प्रकाशन जो है वह सही नहीं हो सकता, और वो भी एक समस्या हो सकती है। तो इससे ये हो सकता है कि अगर वो प्रकट हो जाते हैं तो कुछ व्यक्ति विशेष या किसी समाज के एक वर्ग विशेष को उससे उनके विचारों उन्हें ठेस पहुंच सकती है। तो इसलिए ऐसे बातों को चाह करके आप उन्हें उजागर नहीं कर सकते, उन्हें प्रकट नहीं कर सकते, तो यह भी एक समस्या हो जाती है। तो प्रतिवेदन इसलिए हम देखते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ज्ञान का विस्तार होता है और इसमें उल्लेखित पद्धतियाँ भविष्य में अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकती है। कई कुछ हो सकता है उसमें नई पद्धतियाँ हैं, जो पद्धति को यूज़ किया गया है तो वह आगे के लिए भी मार्गदर्शन करती हैं, और इसमें समाज की समस्याओं का निवारण संभव है। नए अनुसंधान के लिए वर्तमान प्रतिवेदन उपकल्पना का आधार भी बन सकता है। प्रतिवेदन से विषय से संबंधित विभिन्न विज्ञान और संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों का ज्ञान भी हमको, विद्वानों का और संस्थाओं का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अब इसमें कुछ सावधानियां होनी चाहिए। अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन में सावधानियां, ये क्या सावधानियां हैं कि प्रतिवेदन नीरस नहीं होना चाहिए, अर्थात पाठक की उसमें रुचि बनी रहनी चाहिए। इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि साधारण शब्दों में गूढ़ तत्वों को समझा सके। प्रतिवेदन की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि पूरा विषय वस्तु उसमें आ जाए, किंतु इतनी ज्यादा भी ना हो कि पाठकों को पढ़ने में अरुचि बोरियत उत्पन्न होने लग जाए। कभी कभी पाठक कम समय में शोध ग्रंथ को पढ़ लेना चाहता है, तो इसके लिए ग्राफ, चार्ट और सारणियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रतिवेदन का स्वरूप लयबद्ध तथा उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। प्रतिवेदन विषय वस्तु का तर्क युक्त विश्लेषण होना चाहिए, और इसमें मौलिकता होनी चाहिए, साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए, और शोध का उद्देश्य, समस्या, प्रयुक्त विधि, विश्लेषण में उपयुक्त जो भी प्रयुक्त सामग्री तकनीक है उसका प्रतिवेदन के शुरू में ही प्रस्तावना में दिया जाना आवश्यक होता है। संदर्भ ग्रंथ सूची एक अच्छे प्रतिवेदन का एक आवश्यक अंग है। प्रतिवेदन में दिए गए प्रदत्तों के लिए परिशिष्ट दिया जाना आवश्यक है तथा इसे प्रतिवेदन के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची के पहले दिया जाना चाहिए। इन बिंदुओं के अलावा शोध प्रबंध की भाषा और प्रस्तुतिकरण का रूप वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध लेखन में व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां भी नहीं होनी चाहिए। टंकन यानी कि प्रिंटिंग की त्रुटियां का उत्तरदायित्व शोधकर्ता का ही होता है। एक अनुभवी टंकनकर्ता से ही शोध प्रबंध तैयार कराना चाहिए। शोधकर्ता को अपने कार्यों की सीमाओं और त्रुटियों का पूर्ण बोध होना चाहिए। अब अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन की शैली के आधारभूत कुछ नियम हैं, तो हम इनके ऊपर नजर डालें। शोध रिपोर्ट में वैसे तो शोध का वर्णन किया जाता है जो पूरा हो चुका है, अतः इसे भूतकाल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। उसकी शैली कैसी है, तो हमें इसे भूतकाल में लिखना चाहिए। दूसरा, उन सभी स्रोतों का उल्लेख करें जिसमें आपने समस्याओं या तथ्यों को जिससे आपने लिया है। इसमें लेखक का अंतिम नाम और वर्ष का उल्लेख होना चाहिए। तीसरा, जहाँ तक संभव हो शोध रिपोर्ट में किसी अन्य स्रोत के प्रत्यक्ष रूप में कुछ उद्धृत या कोट नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे उद्धृत विचारों को अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए। यानी जो कोटेशन है वो अपनी भाषा शैली में लिखे हैं। अपने अध्ययन को अन्य अध्ययनों से भिन्न करने के लिए दिस स्टडी अथवा द प्रेजेंट स्टडी का उपयोग करना चाहिए। संकेत अक्षरों यानी कि एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। शोध रिपोर्ट में संकेत अक्षरों या एब्रीवेशंस का उपयोग मात्र 3 परिस्थिति में ही सही माना गया है, और ये कौन कौन सी है? अगर पद ऐसा है जिसमें कई शब्द सम्मिलित हुए हों या उनमें बहुत सारे अक्षर सम्मिलित हों, अगर पद का उपयोग रिपोर्ट में बहुत बार हुआ हो, अगर शोध में बहुत सारे संकेत अक्षरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। चौथा, जहाँ तक संभव हो स्वीकृत पदों यानी कि टर्मिनोलॉजी का ही उपयोग करना चाहिए। शोध रिपोर्ट में 0 से लेकर 9 की संख्याओं के लिए शब्दों का प्रयोग करा जाना चाहिए।
तथा 10 या उससे अधिक की संख्याओं के लिए अंक यानी कि डिजिट का प्रयोग करना चाहिए। किंतु अंक का उपयोग किसी भी आकार संख्या साइज नंबर के लिए हो सकता है यदि शोधकर्ता की संख्याओं का एक क्रम सीक्वेंस में लिखना हो तो उसे कम से कम 10 या उससे अधिक हो, संख्या में दशमलव हो या सांख्यिकी परिणाम का वर्णन हो या कोई यथार्थ मापन प्रिसाइज मेजरमेंट के संदर्भ में लिखा जाना हो। शोध रिपोर्ट में किसी भी वाक्य की शुरुआत अंक में लिखी गई संख्या से नहीं होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखेंगे तो हमारी शैली इसकी काफ़ी अच्छी बनेगी। और इसके बाद शोध रिपोर्ट में सुस्पष्ट शब्दों का उपयोग होना चाहिए। पूर्वाग्रह से रहित यानी बायस्ड लैंग्वेज का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन का एक प्रारूप किस प्रकार से होता है। तो एक छोटा सा इसका उदाहरण है। इसमें मुख्यतः 3 सामान्य भागों में हम रखकर अध्ययन करते हैं और हर भाग की रूपरेखा निम्न विधि से नियोजित की जा सकती है। तो सबसे पहले है इसमें प्राथमिकताएं या प्रिलिमिनरीज। तो इसमें आता है मुख्य पृष्ठ या टाइटल पेज, फिर स्वीकृति पत्र यदि आवश्यक हो अप्रूवल लेटर, फिर तीसरा है प्रस्तावना या प्रीफेस, चौथा है वस्तु सारणी या कंटेंट, पांचवा सारणी सूची या टेबल्स लिस्ट ऑफ टेबल्स, उसके बाद है चित्रण या प्रेजेंटेशन, सातवां है निष्कर्ष अथवा सारांश यानी कि कंक्लूजन। ये हो गया प्राथमिकताएं प्रिलिमिनरीज। अब हम आते हैं उसकी मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में है प्रतिवेदन का मूल भाग यानी कि मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। उसमें है सबसे पहले क प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। इसमें है समस्या की प्रस्तुति अध्यायों के अनुसार। और फिर दूसरा है अध्ययन से संबंधित समुचित साहित्य का पुनर्वलोकन यानी रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तीसरा है परिकल्पना संबंधित अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग हाइपोथेसिस, और फिर परिकल्पनाएं चौथा है। पांचवा है परिणामों का प्रस्तुतिकरण अथवा सामग्री का विश्लेषण सारणियों लेखाचित्रों आदि सहित एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। फिर इसके बाद छठवां है मुख्य पदों की परिभाषाएं मेन टर्म्स डेफिनेशंस ऑफ मेन टर्म्स। सातवां है विचार विमर्श व्याख्या तथा आलोचना डिस्कशन ऑफ रिजल्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। फिर परिणाम और सुझाव रिजल्ट्स एंड सजेशंस, समस्या का सीमांकन लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। ख अध्ययन की विधि स्टडी मेथड। पहला अध्ययन की प्रक्रिया, दूसरा है आंकड़ों के स्रोत या सोर्सेस ऑफ द डाटा, थर्ड है आवश्यक उपकरण नेसेसरी इसके इम्प्लीमेंट्स, और फिर ग है सारांश तथा निष्कर्ष एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन। पहला संक्षिप्त सारांश, दूसरा है प्राप्त निष्कर्ष, तीसरा अध्ययन की सीमाएं, चौथा भावी अध्ययन के लिए सुझाव। तीसरा संदर्भ सामग्री रेफरेंस मटेरियल। पहला ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी, दो परिशिष्ट या अपेंडिक्स, तीसरा तालिका अथवा कोश टेबल्स, चौथा सूचकांक या इंडेक्स। और इस प्रकार से हम इसके अंत में आ गए। और अंत में एक चीज़ और, पीवी यंग एक जो काफ़ी महान समाजशास्त्री रही हैं, रिसर्चर रही हैं, तो उनके अनुसार प्रतिवेदन की जो रूपरेखा है उसमें कुछ बातें होनी चाहिए और एक नज़र उन पर डालें कि पहला है प्रस्तावना, जिसमें अध्ययन की प्रकृति के बारे में संक्षिप्त और स्पष्ट प्रस्तावना होती है। दूसरा उद्देश्य, तीसरा सूचना के स्रोत प्राथमिक या द्वितीयक, और उसके बाद अध्ययन का विषय क्षेत्र। सेकेंड मतलब प्रस्तावना के बाद सेकेंड है उपकल्पनाएं, थर्ड है अध्ययन की इकाइयाँ, चौथा है अध्ययन प्रविधियों का संक्षिप्त प्रस्तावना जिसमें आएगा अवलोकन का प्रकार और परिस्थितियां जिसमें अवलोकन किया गया, सहभागी असहभागी आदि। दूसरा अनुसूचियों का प्रकार और निर्माण की परिस्थितियां। तीसरा व्यक्तिगत अध्ययन या ऐतिहासिक सामग्री का प्रकार, उनके स्रोत, उनका प्रदर्शन तथा प्राथमिक विश्लेषण। चौथा निर्दर्शन प्रणालियां तथा निदर्शन की परिस्थितियां एवं उसका प्रतिनिधित्व, उपयुक्तता एवं त्रुटियों का परीक्षण। पांचवा सांख्यिकी प्रणालियां, सांख्यिकी सामग्री का स्रोत और उनके संकलन की परिस्थितियां तथा छठवां अनुमापन प्रणालियों का प्रयोग। इसके बाद आता है पांचवा सामग्री के प्रायोगिक आचरण तथा इसके लिए प्रयोग में लाई गई प्रविधियां। छठवां है अध्ययन की मुख्य खोजें। सातवां खोजों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष। आठवां विशेष विवरण, इसके अंतर्गत आएगा सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण में आई क्या कठिनाइयां थी।
संकलित सामग्री में पाई जाने वाली असंलग्नता तथा इसी विषय पर अनुसंधान करने वालों के लिए सुझाव। और 9th, ये 9वां है अंत में, परिशिष्ट। तो ये था एक अच्छे रिपोर्ट के बारे में सारी जानकारी कि हमें किस प्रकार से शोध के उपरांत किस प्रकार से इसका प्रतिवेदन करना चाहिए।